वैसे तो इंडिया के स्टॉक मार्केट से एफआईआई पैसा विड्रॉ करते जा रहे, निकालते जा रहे हैं, पर ये कुछ 5 कंपनी जिन पे एफआईआई डीआई को ज्यादा ट्रस्ट है और ये अपनी यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, भर भर के परचेस करते जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इन 5 कंपनीज की। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कंपनी अपनी एमटीआर टेक्नोलॉजी। एमटीआर टेक्नोलॉजी में अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे मार्च 23 से लेके दिसंबर 25 तक किस किस के पास कितने शेयर थे। उसमें अगर मैं एफआईआई डीआई की बात करूं तो एफआईआई के बाद मार्च 23 में 2.51%, सिर्फ 2-2.5% शेयर थे। वो इंक्रीज होकर दिसंबर 25 में 12% तक डायरेक्ट इंक्रीज हो चुके हैं। धीरे 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 स्टेक इनका इंक्रीज ही होता गया है। उसके बाद डीआईआई 27% थे और वही दिसंबर 25 के अंदर 29% हो गए। सितंबर 25 में 24% थे, उसको इंक्रीज करके 29% हो गए अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर ही। और प्रमोटर्स ने ही इनको शेयर सेल करे। अगर देखोगे प्रमोटर्स की थोड़ी थोड़ी शेयर होल्डिंग कम हुई है, जैसे यहाँ पे 31% थी, यहाँ पे 30% रह गई है, मतलब क्वार्टर में 1% प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग बेची है इनको। अब आइए बात करते हैं एमटीआर टेक्नोलॉजी करती क्या, इनके फंडामेंटल्स कैसे। तो एमटीआर टेक्नोलॉजी का अगर आप चार्ट देखोगे लास्ट के 6 महीने के अंदर अंदर इसने 144% तक का गेन दिया है। और वही अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी जो भी कुछ कंपोनेंट होते हैं ना, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बनाना है। लेट्स से मैं फाइटर जेट की बात करता हूं, तो जो फाइटर जेट बनाने के लिए जो इंजन बनाना पड़ता है, तो इंजन, फाइटर जेट का जो इंजन होता है, उस इंजन के भी अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट वो सप्लाई करती है। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट के रिलेटेड ये कुछ कंपोनेंट सप्लाई करती है। इवन जो इसरो है रॉकेट वाला अपने, और डीआरडीओ है, इन ये भी इनके क्लाइंट है। इसरो डीआरडीओ को जो भी स्पेस इक्विपमेंट बनाने होते हैं, स्पेस रॉकेट बनाने होते हैं, उसके कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए जो बहुत ज्यादा डिमांड में अभी, उसके लिए कुछ कंपोनेंट ये बनाता है। तो ये इसका काम जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, क्रिटिकल चीजें, क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है ये। अब इसके फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। इवन दिसंबर 25 को अगर आप देखोगे, जो सितंबर 25 से दिसंबर 25 में इसकी ग्रोथ हुई है 750%, 750% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसका आरओई 6% है, डेट टू इक्विटी 0.25 है, मतलब डेट इसके पास ज्यादा ऐसा है नहीं। बट इसका एक कंसर्न वाला पॉइंट है, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोइंग है और ये बहुत ज्यादा अच्छे, मैंने आपको बताया ये इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है शेयर की, तो इसलिए इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है। ये चीज ध्यान रखना, 172 इसका पी हो गया, इंडस्ट्री का 46 चलता है, तो ये अंडर वैल्यू टाइप वाली कंपनी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि इसका पी रेशियो भी ज्यादा चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की जो भी एग्जिस्टिंग सेल है वो 685 करोड़ की है, वही इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हाथ में वो है 2395, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स के, अभी की सेल के 3.5 टाइम्स के ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कुछ की न्यूज और कुछ चीजें मैं आपको और इसकी ग्रोथ बता देता हूं। जैसे अभी इसको एक न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए, मतलब एक कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे 500 करोड़ प्लस का इसको एक ऑर्डर मिला है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगवाने के लिए, मतलब जो कंपोनेंट चाहिए होंगे। साथ में ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, ग्रीन एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बनाने के लिए, ये कंपोनेंट सप्लाई करता है। तो इसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए एक ऑक्साइड फ्यूल सेल्स चाहिए होती है, तो इसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनानी थी, इसलिए इसने पार्टनरशिप करी है। और इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 8000 की थी, उसको इंक्रीज करके ये 12000 यूनिट तक ले आएगा मार्च 26 के अंदर, टू मीट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी डिमांड, ताकि क्योंकि मतलब जो ग्लोबली क्लीन एनर्जी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये अपनी पहली कंपनी थी एमटीआर। उसके बाद में बात करता हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके शेयर होल्डिंग पे अगर आप देखोगे तो मार्च 24 से एफआईआईडीआई, हालांकि यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। आप जो समझते हैं, मतलब ये टर्म्स प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होते, मतलब प्रमोटर्स नहीं होते हैं जहाँ पर, क्योंकि इसका रिवर्स मर्जर हुआ था कुछ टाइम पहले, तो प्रमोटर्स वाला कॉन्सेप्ट एक तरह से खत्म कर दिया था। एफआईआई अगर आप इधर देखोगे तो जैसे सितंबर 25 के अंदर एफआईआई इसके पास 24% थे, दिसंबर 25 में डायरेक्ट इंक्रीज हो गए 36% हो गए, और 2% डीआईआई यहाँ पे कम भी हुए नीचे। पर ओवरऑल देखोगे मार्च 24 से तो ये 23% थे, 36% तक हुए हैं एफआई, डीआईआई 6% से 22% तक हुए हैं। तो यहाँ पर एफआईडीआई ने अच्छी खासी परचेसिंग करी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। यही कंपनी का मैं रिजल्ट देखो, अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इनका अनाउंस हुआ था दिसंबर 25 का, वहां पे कंपनी ने बताया इनकी लोन बुक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, अभी की हाईएस्ट लोन बुक है, मतलब इन्होंने जो लोगों को लोन दिया है 15% पर एनम, मतलब सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से ग्रो है। कस्टमर के जो डिपॉजिट है वो 33% से इंक्रीज हुए। कासा अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट 61% से ग्रो है इसका सीएजीआर, जो अभी एसबीआई
और HDFC दोनों से बहुत ज्यादा है। ये तीनों चीजें जो इसने बताई है ना, ये SBI और HDFC जो अभी 2 टॉप बैंक्स पे चल रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों से अच्छी ग्रोथ अभी इसकी हुई है इन तीनों के मामले में, लोन डिपॉजिट कस्टमर डिपॉजिट और जिसने अकाउंट खोले। ब्रांच इसकी 5x हो चुकी है। बाकी इसके जितने भी रेशियो, एनपीए रेशियो बहुत कम होता है उसका। एनपीए रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि कितना पैसा उसका डूब रहा है, कि कस्टमर लोन ले लिया पर कस्टमर रीपे नहीं कर रहे, लोन लेने के बाद रीपे नहीं कर रहे, तो वो केस बहुत कम हो चुके हैं पहले से। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई है। बाकी इसके रिमेनिंग फंडामेंटल की मैं बात करूं तो आईडीएफसी के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स की मैं आगे बात करता हूं। इसके रेवेन्यू प्रॉफिट दिसंबर 25 के भी रिलीज हुए, बहुत अच्छे हुए। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने इतना अच्छा नहीं दिया है अभी तक, पहले शेयर इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था पर शायद अब चल सा है। और इसका पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, ये चीज आप वापस से ध्यान रखना, इसका पी रेशियो 44 है, वहीं पे इंडस्ट्री का 14 है। तो ये आप दो शेयर तो अभी अपने हो गए जहां पर एफआईडीआई को ज्यादा अभी ट्रस्ट है। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज याद के लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बेल आइकन नोटिफिकेशन इसलिए प्रेस करने के लिए बोलता हूं मैं ताकि आपको आने वाली वीडियो इंस्टेंटली मिल जाए। तो अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप वो एक्शन इंस्टेंटली ले पाओ। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस आपने कर दिया होगा। अब उसके बाद तीसरी कंपनी है अर्थमिस मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर अगर एफआईआई डीआईए देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे एफआईआई ने परचेस करा। सितंबर 24 सितंबर 25 में जहां पे एफआईआई 0.21%, 0.37% थे, दिसंबर 25 में वो डायरेक्ट 12.247, जो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे परचेसिंग हुई है अर्थमिस मेडिकल लिमिटेड में। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर बस इसने जो डीआईआई है उसने 1% लगभग 1.5% सेल ऑफ करा है, पर मेन परचेज हुई है एफआईआई की। और वहीं पे प्रमोटर ने थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग इसकी बेची भी है, 66% से 58% हुआ है, तो मोस्टली इन्होंने एफआईआई को सेल ऑफ भी करी है अपनी शेयर होल्डिंग। तो ये चीज आप देख लेना। तो अब ये अर्थमिस मेडिकल सर्विस लिमिटेड करती क्या है इसकी बात करते हैं अपन। पर अगर आप देखोगे लास्ट के 5 साल के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली 1000% तक का रिटर्न दिया है, लगभग लास्ट के 5 साल के अंदर। और अभी ये शेयर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का, रिपोर्ट्स का कहना है कि इसको बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी है, कि ये मल्टी मेगा टाइप कंपनीज जो होती है ना, ये कुछ उस तरह की कंपनीज। हालांकि मैंने जो पहले की बात करी, ये एमटीआर टेक्नोलॉजीज और ये अर्थमिस, ये मल्टी मेगा टाइप कंपनीज है, ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप है, तो ये मल्टी मेगा टाइप कंपनीज है। हालांकि मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर अगर जब रिटर्न देती है तो ऐसा देती है, और डूबती है तो डूबती भी बहुत बुरी है, ये चीज भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अभी एक शेयर लगभग थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं करती क्या है। देखो, इसके जो प्रमोटर है वो अपोलो टायर ग्रुप वाले प्रमोटर, जो अपोलो टायर ग्रुप आपको पता होगा, अपोलो टायर्स वाले। ये कंपनी एक हॉस्पिटल चेन है जो गुड़गांव के अंदर जनरली अपना हॉस्पिटल चेन मेंटेन रखती है, और अभी धीरे धीरे बाहर भी जा रही है। बेसिक फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट इसका ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, डेट टू इक्विटी 0.32 है, डेट इक्विटी ज्यादा है नहीं। पी रेशियो इसका 40 है, इंडस्ट्री का 57 है, मतलब ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड चल रही है ये वाली कंपनी। दिसंबर 25 का इसका रिजल्ट आया था, उसके अंदर इसका प्रॉफिट अभी कम आया है कंपैरेटिवली, क्योंकि वन टाइम एम्प्लॉय कॉस्ट इसकी बढ़ चुकी है, मतलब इसके एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ चुकी है। इसका भी मैं रीजन आगे बताऊंगा। एक्चुअली ये नए हॉस्पिटल वगैरह सेटअप कर रहे हैं, तो नए हॉस्पिटल वगैरह के लिए इनको कैपेक्स ज्यादा लग रहा है, एम्प्लॉयज ज्यादा लग रहे हैं, उस वजह से इनकी दिसंबर 25 में थोड़ा प्रॉफिट इनका कम हुआ था। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर जो भी करंट बेड कैपेसिटी, हॉस्पिटल की जो केपीआई होती है कि हॉस्पिटल को कैसे नापा जाता है, वो जनरली बेड कैपेसिटी पे देखा जाता है, उनकी केपीआई होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अभी इसकी बेड कैपेसिटी 700 से 800 है, जिसका गोल है कि 2039 तक ये बेड कैपेसिटी 2100 से 2300 तक कर देंगे। अब ये न्यू हॉस्पिटल्स भी बना रही है, जैसे रायपुर के अंदर हॉस्पिटल बना रही है 300 बेड कैपेसिटी का, जो लॉन्च कर देगी अप्रैल मई 2026 में। यहां से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला हॉस्पिटल अच्छा रेवेन्यू देगा। साउथ दिल्ली के अंदर भी ये हॉस्पिटल्स बना रही है, 650 बेड हॉस्पिटल बना रही है यहाँ पे, और जिनका टारगेट है 2029 तक ये कंप्लीट कर देंगे। और अभी इसकी एक अच्छी बात ये है, इसका ये एक प्रीमियम टाइप हॉस्पिटल है, इसका 34% ऑफ रेवेन्यू इसका इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। 34% ऑफ रेवेन्यू मतलब इंडिया के बाहर से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। और मैंने आपको ये बजट की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, आप वो देख लेना, मैंने बजट की वीडियो के अंदर बताया था कि गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल पेशेंट है, इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दे रही है। उनके लिए वीजा सिंप्लीफाई कर रही है कि उनको वीजा और ज्यादा सिंपल मिल जाएगा बाहर के लोगों को, वो इंडिया के ट्रीटमेंट करा पाएंगे, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट अच्छे के साथ साथ सस्ता भी है इस वजह से। और साथ में एक और चीज है कि गवर्नमेंट ने मेडिकल सिटीज के लिए अनाउंस कर दिया था कि वो 5 मेडिकल सिटीज बनाने वाले हैं, मेडिकल हब बनाने वाले हैं, कि जहां से इंडिया के बाहर के लोगों के लिए कहीं पे भी आए कि कहां पे उनको ट्रीटमेंट कराना है, तो वो एक परफेक्ट मेडिकल सिटी बना देंगे कि जहां पर सारे के सारे बीमारियों के इलाज एक साथ हो सकते हैं। वो मेडिकल सिटीज भी गवर्नमेंट बनाने वाली है।
तो मतलब इस हॉस्पिटल को ये गवर्नमेंट की जो अभी बजट वाली पॉलिसी से उससे फायदा होने वाला है। ये जो हॉस्पिटल डील करता है, ये इसकी स्पेशलिटी है हाई मार्जिन ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं, जो सर्जरी होती है, कार्डियोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी होती है, ये उसमें डील करता है। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, शेयर के अंदर एक चीज खराब है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैंने जब देखा तो मुझे पता पड़ा इसका 44% प्रमोटर के शेयर प्लेज है, 44%। तो ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है कि 44% प्रमोटर के शेयर प्लेज होना है। तो ये एक बार आप चीज ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। अब उसके बाद में बताता हूं कि आगे आगे की दो कंपनीज की अपन बात करते हैं कि जहां पे एफआईआई डीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज तो करी है, पर ये कंपैरेटिवली थोड़ी रिस्की कंपनी है। चली तो बहुत अच्छी चली, नहीं चली तो सब कुछ डूबा, ये उस तरह का है। तो यहाँ पे एफआईआई डीआई ने बैट लगाई है कि भाई इनको इनकी फ्यूचर ग्रोथ पे ट्रस्ट है एफआईआई डीआई को। पर आप एक बार ध्यान रखना है, थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनीज भी है। अब आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, आप बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं स्विगी। स्विगी जहां पर एफआईआई के पास पहले दिसंबर 24 में 6% होल्डिंग थी, सितंबर 25 में बढ़ा के 12% करी, दिसंबर 25 में बढ़ा के 16% कर दी होल्डिंग एफआईआई ने। तो एफआईआई की होल्डिंग यहां पे बढ़ी है। डीआईआई दिसंबर 24 में 7% होल्ड करते थे, सितंबर 25 में 15% होल्ड करते थे, दिसंबर 25 में 22% होल्ड करते हैं। ये भी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यहाँ पे भी प्रमोटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर एफआईआई ने इसको भारी भारी परचेस करा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसके 40% तो एफआईआई इसको होल्ड करके बैठा रहता है। अब स्विगी के अंदर अगर अपन बात करें तो मैं पहले बता दूं, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होता जा रहा है। दिसंबर 25 से, अगर आप दिसंबर 25 क्वार्टरली रेवेन्यू मैंने बताया है, क्वार्टरली इसका रेवेन्यू हर क्वार्टर के अंदर ग्रो होता जा रहा है। अभी भी लास्ट क्वार्टर जो आया था, लास्ट क्वार्टर में भी फिगर्स करोड़ के अंदर है, लास्ट क्वार्टर्स में भी इसका रेवेन्यू अच्छे लेवल पे ग्रो होता जा रहा है। पर ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में बता दूं, अभी जैसे जोमेटो जेप्टो वगैरह है, इन्होंने अपना धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं, जोमेटो वगैरह। बट स्विगी अभी भी लॉस पे, हालांकि ये बर्न कर रहा है, कैश को अभी भी बर्न कर रहा है। तो पर इसका लॉस जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, मतलब लॉस कम होता जा रहा है। हर क्वार्टर के अंदर लॉस थोड़ा 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 कम होता जा रहा है, मतलब लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है। जोमेटो ऑलरेडी प्रॉफिट में पहुंच चुका है, पहले जोमेटो की हालत भी यही थी। तो मेरे हिसाब से एफआईआई डीआई जो बैट लगा रहे हैं वो जोमेटो वगैरह इनको देख के लगा रहा है कि भाई जोमेटो वगैरह अपने अच्छे ग्रोथ पे पहुंच गए, धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर रहे हैं। सेम उनको एक्सपेक्टेशन है कि अब स्विगी की बारी है, स्विगी भी लॉस से प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी, एफआईआई डीआई का ऐसा सोचना है। ठीक है, फिर भी इसकी कुछ केपीआई की बात करते हैं। इसकी जो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू आप जानते हैं जो स्विगी के ऑर्डर्स मिलते हैं, ये मैं Q3 की बात कर रहा हूं, 18,122 करोड़ तक मतलब Q3 तक इसको मिल चुके हैं, इसको ऑर्डर 18,022 करोड़ तक, मतलब 49% इसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो इसका पोछा है, मतलब जो रेवेन्यू, ये तो जीओवी था ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जो इसका रेवेन्यू है वो 6,148, जो अभी अपन ने बात हुई थी, ये 6,244, ठीक है, वो अदर इनकम का डिफरेंस है। तो 6,148 जो 54% से इंक्रीज हुआ है। नेट लॉस इसका 1,000 करोड़ का है अभी, जो पहले के कंपैरिजन में 33% कम हुआ है। और इसका इंस्टामार्ट, स्विगी का इंस्टामार्ट भी अभी लोगों को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंस्टामार्ट बहुत ज्यादा ग्रोइंग मोड पे है। तो इंस्टामार्ट की जो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू है वो 7,938 करोड़ की, मतलब 8,000 करोड़ के लगभग है, जो पिछले साल से लगभग 103% इंक्रीज हुआ है। इसके पास जो कैश बैलेंस है वो 15,900 करोड़ का है, जो बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग मानने जा रहा है कि भाई इसके पास कैश पड़ा है एक्सपेंशन के लिए, ये अपने लॉस वगैरह भी मीटअप कर सकती है। मेन अभी जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है वो इंस्टामार्ट से है। साथ में स्विगी ने भी, आपने देखा होगा, अपने कन्वीनियंस चार्ज, डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज कर दिए हैं। तो अगर यही इसका मॉडल चलता रहा तो ये शायद अब प्रॉफिटेबल बन सकती है, क्योंकि इन्होंने कन्वीनियंस चार्ज, डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा चार्ज करने लग गए आजकल। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपन अपनी लास्ट कंपनी, दैट इज सैगिलिटी। अब ये कंपनी जो है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये एफआईआई 3.77% पे थे पहले दिसंबर 24 में, सितंबर 25 में 5.59% पे, दिसंबर में डायरेक्ट इन्होंने डबल कर दी होल्डिंग और 10% तक पहुंच गए। डीआईए जहां पे इनके 7% थे, 14% थे, अब डायरेक्ट 21% पहुंच गए। वहीं पे मैंने इसको बोला रिस्की कंपनी मुझे क्यों लगी, कि यहाँ पर इन्होंने तो अच्छे खासे परचेस करे एफआईडीआई ने, पर यहाँ पे 17% शेयर डायरेक्ट प्रमोटर्स ने भी सेल ऑफ करे। तो एफआईडीआई ने जो परचेस करे वो प्रमोटर ने सेल ऑफ करे थे, तो प्रमोटर की सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पर एफआईडीआई की इंक्रीज हुई है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिस्की कैटेगरी में रखा है। बट वही मल्टीबैगर टाइप वाला जो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन आई एम सेइंग। चलिए, अब इस कंपनी का काम क्या है, ये हेल्थ केयर को टेक सर्विस प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर कंपनी नहीं है, हेल्थ केयर को जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और इसका जो मेन क्लाइंट है वो सारे के सारे यूएस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, जितने भी, मतलब यूएस वाली। तो ये यूएस की जितनी भी हेल्थ केयर कंपनी है, हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल को जो ईआरपी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है बिलिंग करने के लिए, पेशेंट का डाटा संभालने के लिए, इवन इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं कि क्लेम रिलीज करने के लिए किसका कितना क्लेम है, मतलब हर एक कंपनी को अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर
चाहिए होती है कंपनी का डाटा मैनेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये टेक कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है और जो मेनली यूएस पे पूरा का पूरा इसका फोकस है, यूएस पे फोकस करती है। तो एक स्पेशलाइज आईटी कंपनी एक तरीके से जो हेल्थ केयर पे फोकस करती है। इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। दिसंबर 25 में भी इसका भी जो रिजल्ट आया था उसमें भी ग्रोथ निकली थी। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, डेट टू इक्विटी 0.14% है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट भी इसका बहुत कम है। पी रेशियो इसका 26 है, इंडस्ट्री का 23 है, तो ओके ओके लगभग लगभग बराबर चल रहा है। तो ये कंपनी ठीक चल रही है। कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, पहले कंपनी का डेट ज्यादा हुआ करता था पर कंपनी ने अभी डेट कम करा है। और एआई पाइवट के अब ना कंपनी एआई भी इंट्रोड्यूस कर रही है इनके सॉफ्टवेयर्स के अंदर, क्योंकि अब पता पड़ रहा है कि भाई नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स का जमाना नहीं है, एआई वाले सॉफ्टवेयर का जमाना है। तो ये जो अब सॉफ्टवेयर्स बनाती है उसमें एआई भी इनकॉर्पोरेट कर रही है। तो ये सेगेलिटी की बात। तो अब आप बताना एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन कौन से शेयर्स सही लगे हैं आपके हिसाब से, एक बार वो मुझे बताना। और बाकी अगर आपको इनके अलावा कोई भी दूसरे शेयर की इनके अलावा कोई भी फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस चाहिए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो याद रख के लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।